बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो लोग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए एक बयानिया बना रहे थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, मियाँ साहब बदल गए हैं, नवाज शरीफ तब्दील हो गया है, इनकलाबी हो गया है, जमहूरियत पसंद हो गया है, जमहूरियत का झंडा उठा लिया है, जमहूरियत की बका की जंग लड़ेगा, सिविलियन सुपरमेसी के लिए खड़ा हो जाएगा, वोट को इज्जत दो, लावा पक गया है, मियाँ नवाज शरीफ का खून खौल गया है, अब नहीं छोड़ेगा, अपने बयानिए पे वापस आएगा, हुकूमत को ठोकर मार देगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें कर रहे थे मियाँ नवाज शरीफ के लिए। और ये बयानिया बेचने के लिए मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। पहले कुछ सहाफ़ियों ने कहना शुरू किया, फिर मियाँ नवाज शरीफ के कुछ बहुत करीबी साथियों ने कहना शुरू किया। तो पूरा एक खेल इन्होंने तैयार किया था कि मियाँ नवाज शरीफ को एक अपोजिशन लीडर या हीरो टाइप या इनकलाबी टाइप चीज़ बनाकर पेश किया जाए। लेकिन उसका पोल आज एक दिन में खुल गया है। मियाँ नवाज शरीफ की बेटी पंजाब में वज़ीर आला है और पंजाब में जिस लेवल की फस्तायत, जबर, बेईमानी, फ्रॉड, धोखा, धांधली, नंगी धांधली आज हुई है, इसकी मिसाल तो 8 फरवरी और 9 फरवरी को भी नहीं मिलती। यानी जो कुछ आज हमने देखा, जो मनाजिर आज नजर आए, तो नवाज शरीफ तो इनकलाबी नहीं बना। नवाज शरीफ तो आज भी इक़्तिदार की सियासत नहीं, इक़्तिदार की सियासत कर रहा है। उसको आज भी सीटें चाहिए अपने भाई के लिए MNAs और अपनी बेटी के लिए MPAs। तो जिन लोगों के दिमाग में ये खुन्नास या ये कीड़ा पैदा हो चुका था कि नवाज शरीफ की सोच बदल गई है, फितरत बदल गई है, या नवाज शरीफ ने अपना तरीक़ाकार बदल दिया है, वो लोग अपने दिमाग का मेरे ख्याल में इलाज करवा लें। क्योंकि नवाज शरीफ आज भी वही है जो वो कल थे। वो हमेशा इक़्तिदार में नवाज शरीफ साहब कैसे आए? डील करके, गोद में बैठ के, जूते साफ करके, हमेशा इसी तरह से मियाँ साहब इक़्तिदार में आते रहे हैं। मियाँ साहब ने अपना तरीक़ा वारदात तब्दील नहीं किया। आज भी मियाँ साहब उसी तरीके पर गामजन है। और ये जो मनाजिर आज पूरे पंजाब में नज़र आ रहे हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ एक्चुअली क्या है, और वो आज भी वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते रहे हैं। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट फिर मैं आपको बताता हूं कि आज पंजाब में क्या कुछ हुआ है। इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया था, उसको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया आज के दिन में तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अल्लाह के हुक्म से ये मैच मैं जीत कर दिखाऊंगा, कौम अपनी जद्दोजहद जारी रखे। अच्छा, धांधली के बारे में ना एक दफ़ा इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी धांधली हुई थी और इंतज़ामिया ने पूरी कोशिश की थी पंजाब में कि डस्का का इलेक्शन जीता जाए PMLN से, और वहाँ पे कोई धुंध शुंध का ये वो फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई, बंदे गायब हो गए। कुछ लोग कहते हैं PMLN ने गायब किए, कुछ लोग कहते हैं मिली भगत थी, कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उनकी हुकूमत ये कर रही थी। लेकिन जो भी था, थी उस दिन धांधली। जिन लोगों को उस दिन वो धुंध और धांधली नज़र आ रही थी ना, उन्हें आज कुछ नहीं नज़र आ रहा। वो लोग आज बात करने के लिए तैयार नहीं है, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कितनी नंगी धांधली है इसकी मिसालें मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी जगहों के ऊपर तो लड़ाई और झगड़े हुए हैं धांधली की वजह से। स्पेशली जो मनाजिर हमने 3-4 जगहों पे, एक तो लाहौर में जो मनाजिर हमने देखे, जो गुजरात में हमने मनाजिर देखे, जो नारोवाल में हमने मनाजिर देखे, और जो शेखुपुरा में हमने मनाजिर देखे, ये 4 जगह तो कमाल ही हो गया। आज कसूर के अंदर इवन जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आई और हम वो देखते रहे। यानी एक चीज़ जो मैंने पहले बताया था कि फार्म 45 जो है वो आपने हर सूरत में, मैंने कहा, पोलिंग एजेंट्स को हासिल करना चाहिए, और ऐसा फार्म 45 हासिल करें जिसपे तमाम पोलिंग एजेंट्स के भी दस्तखत हों प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ साथ। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फार्म 45 के ऊपर दस्तखत करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये वो फॉर्म होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ पार्टी ने इतने इतने वोट हासिल किए। जब गिनती होती है तो आखिर में गिनती के बाद जब लिख दिया जाता है कि इस पार्टी के इतने वोट हैं, इस पार्टी के इतने वोट हैं, फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ वोट हैं, फ़लाँ पार्टी के फ़लाँ वोट हैं, जब सारी गिनती होने के बाद ये लिख दिया जाता है तमाम पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये कहता है कि जनाब आप सब इस फॉर्म पे मुत्तफिक हैं। तो सारे कहते हैं जी मुत्तफिक हैं। तो फिर इस इत्तफाक के ऊपर आप सारे दस्तखत कर दीजिए। फिर एक एक करके सारे जो पोलिंग एजेंट हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ, सारे तहरीक लब्बैक, वो सारे इसके ऊपर एक एक करके दस्तखत कर देते हैं। फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी दस्तखत कर देता है। फिर जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उन सबको एक एक फॉर्म 45 मिल जाता है। ये सारा कुछ तब होता है जब पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाता है, पोलिंग स्टेशन के अंदर काम ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जब गिनती होती है तो गिनती फाइनल होने के बाद ये फॉर्म तैयार किया जाता है जिसको फॉर्म 45 कहते हैं।
लेकिन आज क्या हुआ, प्रिजाइडिंग अफसर ने एतराफ़ कर लिया खुद कि उसने फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट से पहले ही दस्तखत करवा लिए थे। यानी ये कोई दोपहर 12 बजे की वीडियो है और इसमें जो पोलिंग स्टेशन के अंदर का एक सीन है और इसको विज़िट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जानिब से, तो उन्हें वहाँ पता चलता है कि यहाँ जितने भी पोलिंग एजेंट बैठे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी, जिन भी जमातों से उनका ताल्लुक है, उन तमाम पोलिंग एजेंट से पहले ही खाली फॉर्म 45 पे दस्तखत करवा लिए गए हैं। अब बाद में उस फॉर्म 45 पे जो मर्जी लिख दिया जाए। मिसाल के तौर पे मरियम नवाज का उम्मीदवार कामयाब करवाना है तो उसके ऊपर लिख दिया जाए उसने 2000 वोट ले लिए, और दूसरे का किसी का 100, किसी का 50, किसी का 60 लिख दिया जाए। ये लोग तो कभी क्लेम ही नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि इनके दस्तखत तो वहां पे मौजूद है। तो एक तो ये कसूर है पोलिंग एजेंट्स का, एक तो 2 नंबरी और फ्रॉड है ना, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने गेम डाल दी। लेकिन जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको इतना तो पता होना चाहिए था कि भाई जब तक एक चीज़ कंफर्म नहीं हो जाती, हम उस पर मुतमईन नहीं हो जाते, हम उस पर साइन कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन्हें कहा गया बाद में टाइम बड़ा ज़ाया हो जाता है तो तुम उन्हीं साइन कर दो, तो उनसे साइन करवा लिए गए और ये छापा मारा और ये मामला वहाँ पे पकड़ा गया। यानी लाहौर PP 149 में दोपहर 12 बजे प्रिजाइडिंग अफसर ने खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत करवा लिए थे। दानियाल अजीज साहब जिनका ताल्लुक PMLN से था, वो क्या बता रहे कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस को प्रिजाइडिंग अफसर लगा दिया गया। यानी एक के बाद एक नमूने और अजूबे इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं। PP 54 जफरवाल में धांधली की तैयारी है। तारीख में पहली बार पुलिस को प्रिजाइडिंग अफसर लगाया गया। 149 असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नामालूम है, पता ही नहीं कौन है, कित्थों आए। इलेक्शन अमले पर दबाव है कि नून लीग की हमायत करें। मजीद देखें, शबीर गुज्जर को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि ये बड़े एक्टिव कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, भाग दौड़ भी करते हैं। तो इनको तो गिरफ्तार किया गया कि इससे पहले कि ये भाग दौड़ करें और ये डंडे सोटे वाले तगड़े लोग हैं तो इनको तो पहले पकड़ के अंदर करो, उनको भी अंदर कर लिया गया। उसके अलावा एक बड़ा खौफनाक इल्ज़ाम जो है वो मियाँ शहजाद फारूक ने लगाया, जो मरियम नवाज़ की MNA की जो सीट है वहाँ से ये पहले मरियम नवाज़ को हरा चुके, लेकिन फॉर्म 47 पे मरियम नवाज़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दिया गया। अब ये दोबारा मरियम नवाज़ की पार्टी के अली परवेज़ मलिक के मुकाबले में फिर मैदान में उतरे और ये दोबारा एक फेवरेट कैंडिडेट हैं इस हल्के के। लेकिन शहजाद फारूक एक्चुअली जो सियासतदान है वो इनका भाई है अबाद फारूक, वो गिरफ्तार है, वो मिलिट्री कस्टडी में है और वहाँ पे उसके ऊपर केस चल रहा है। लेकिन शहजाद फारूक ने जो एलिगेशन लगाया वो बड़ा खौफनाक है। उसने कहा मुझे नहीं पता था मेरा भाई जिंदा है, अभी मुझे कहा गया कि ये इलेक्शन छोड़ दूं, नहीं तो तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे और तुम्हारी भी नस्ल ख़त्म कर देंगे। ये इल्ज़ाम मियाँ शहजाद फारूक ने लगाया है और साथ ये भी कहा कि मेरे वोट चोरी किए जा रहे हैं, टेंट उखाड़े जा रहे हैं। पुलिस जो है वो पूरा का पूरा मुसल्ला विंग के तौर पे काम कर रही है PMLN के। PTI ने इल्ज़ाम लगाया कि ROs से खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत पहले ही ले लिए गए हैं। यानी जो ROs हैं उनसे कहा गया कि फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत सारे करवा लें, पहले ही दस्तखत करवाकर उनसे अपने पास रख लिए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया कि ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही ROs से ज़बरदस्ती खाली फॉर्म 45 पर दस्तखत ले लिए गए हैं। PTI के तर्जुमान रऊफ़ हसन ने कहा कि खाली फॉर्म 45 पर पहले ही दस्तखत दे लिए गए हैं और जिन्होंने दस्तखत नहीं किए उन्हें मारा पीटा गया। उन्होंने कहा जितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, आपको 8 फरवरी से भी बड़ा सरप्राइज़ देंगे। ज़िमनी इलेक्शन के ऐलान के बाद छापे मारे गए, हमारे वर्कर्स और उनकी फैमिली के साथ बदसलूकी की गई। बहरहाल ये उन्होंने कहा कि बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। लंदन प्लान के बाद पाकिस्तान में कारोबार 90% कम हो चुका है। वैसे लंदन प्लान जो है ना उसकी गवाही नजम सेठी साहब भी दे चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को इदारों की तरफ से यकीन दिलाया गया था कि आपको 90 सीटें दिलवाएंगे और 15 सीटें ऊपर से भी दिलवाएंगे और फिर माहौल बना के आपकी हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो जब वो सारा कुछ नहीं हुआ तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी नहीं बने। अब इसके अंदर जो है वो इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब तो वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, ये सारे ना एक से बढ़कर एक हैं, शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, या आप ले लेंगे दरबारी होना। अब इरफान सदीकी साहब जो है उन्होंने हमेशा मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में कॉलम लिखे हैं। इनके बारे में जब मैं नया जर्नलिस्ट बना तो मैंने इनको देखा तो मैंने कहा यार ये जर्नलिस्ट हैं, इनका ताल्लुक PMLN से है, इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ये क्या चक्कर है ना। तो मुझे ये मेरे सहाफ़ियों ने बताया कि जी 2 ऐसे सहाफ़ी हैं जिनमें से एक का कॉलम मियाँ नवाज शरीफ हमेशा छपने के बाद ज़रूर पढ़ते हैं।
ज़रूर पढ़ते हैं छपने के बाद एक सहाफ़ी का कॉलम। मैंने कहा जी वो कौन है? उन्होंने कहा जी वो अताउल हक कासमी साहब हैं, ये जब लिखते हैं मियाँ साहब इनका कॉलम ज़रूर पढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरा, उन्होंने कहा दूसरा एक ऐसा सहाफ़ी है जिसका कॉलम छपने से पहले मियाँ नवाज शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं। मैंने कहा छपने से पहले कैसे पढ़ लेते हैं? उन्होंने कहा जी पहले मियाँ साहब को भेजते हैं, फिर मियाँ साहब बताते हैं कि यार थोड़ा इंज कर लो, तो वो इंज कर लेते हैं और फिर वो बाद में जंग अखबार में छपता है। ये मुझे चंद सहाफ़ियों ने ये बात बताई थी बहुत पहले, जब मैं नया नया सहाफ़ी बना था। तो वो जो साहब थे वो इरफान सिद्दीकी साहब थे कि इनका कॉलम छपने से पहले मियाँ साहब पढ़ते हैं और अताउल हक कासमी साहब का कॉलम छपने के बाद ज़रूर पढ़ते हैं। तो मियाँ साहब बड़ा महजूज होते हैं इन दो लोगों से। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं था। भाई अगर नहीं बनना था तो 2 दिन पहले अखबार से इश्तिहार ला देता है, इन्हें करोड़ों रुपए ज़ाया कर दिए और उसमें लिख दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, अवाम ने बेशुमार वोट डाल दिए, ये वो फलान का, वो सारा कुछ लिख दिया था। राणा सलाउल्लाह साहब कहते हैं नहीं नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब झूठ बोल रहे हैं। यानी इरफान सिद्दीकी साहब को राणा सनाउल्लाह साहब ने झूठा करार दे दिया। अब ये आपस में बैठ के फैसला करें इनमें से झूठा कौन है, राणा सनाउल्लाह झूठा है या इरफान सिद्दीकी साहब झूठ बोल रहे हैं। बहरहाल इरफान सिद्दीकी गलत कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नहीं बनना था। हुआ ये, राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं शर्त थी कि सादा अक्सरियत मिले फिर नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। शर्त किसके साथ रखी थी? ये तो शर्त आप लगा ही नहीं सकते। आपने अवाम से वोट मांगना है, उन्होंने आपको देना या नहीं देना। बहरहाल अपने मुंह से खुद ही उनके सच निकल रहा है। उनका शर्त थी कि सादा अक्सरियत मिले और अपने मैंडेट के साथ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। नहीं मिला मैंडेट तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। मोहसिन नकवी के बारे में एक और बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट जो है वो हनीफ अब्बासी ने दिया। हनीफ अब्बासी भी फार्म 47 वाले हैं। हनीफ अब्बासी कहते हैं जी मोहसिन नकवी अगर वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उनसे सवाल किया राणा मुबशर ने शरारत करते हुए, तो फिर तो इस पे हनीफ अब्बासी ने कहा हम इसे रोक ही नहीं सकते, यानी मोहसिन नकवी जो चाहे इस मुल्क में बन सकते हैं, हम नहीं रोक सकते। ये बातें पता क्यों कर रहे हैं? कल को इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चढ़ाई करके पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस, पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और हालात की खराबी का सारा जिम्मा इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे डालना है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, हम तो कुछ कर नहीं सकते थे। वो चाहता तो वज़ीर-ए-आज़म भी बन जाता। तो ये जानबूझकर इस तरह के स्टेटमेंट्स देते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, IMF से पाकिस्तान को पैसे तो मिल रहे हैं, लेकिन वज़ीर ख़जाना ने एक और नवीद सुना दी है। वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि एक और भी हमें मुआहिदा करना पड़ सकता है अगर टैक्स ना बढ़ाया तो। और कितना टैक्स बढ़ाना है भाई इस मुल्क पे? और 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया जे, कितने का? 500 रुपये लीटर बेचना है पेट्रोल। डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है? आटा जो 55-50 रुपये किलो था वो 150 रुपये को टच करके बड़ी मुश्किल से 140-130 के बीच में कहीं पे आता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। वो 100 तक भी नहीं आप ला पा रहे। और कितना टैक्स लगाना है? घी के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया, कितना महंगा हो गया घी भी। दालें महंगी हो गई, पाकिस्तान की हर चीज महंगी हो गई है। और कितना टैक्स लगाना है? गरीब आदमी को पीसना है। जाओ जाके अमीरों पे टैक्स लगाएं, जिनकी इंडस्ट्री है उन पे टैक्स लगाएं और उनको बाउंड करेंगे ये टैक्स आपने देना है, गरीब आदमी की जेब से नहीं निकालना। जैसे ही अमीर आदमी पे टैक्स लगता है, ताकतवर बंदे पे, एलीट क्लास पे टैक्स लगता है, वो सारा बोझ ट्रांसफर करके महंगाई की सूरत में गरीब तबके के ऊपर डाल देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। बार उन्होंने नवीद सुनाई है कि दोबारा फिर IMF के पास जो इन्होंने पिछला मुआहिदा किया, ये जो PDM की सरकार बनी थी इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद, कौम की कमर तोड़ दी इन्होंने। और अब जो मुआहिदा किया है इसकी तफसीलात सामने आएंगी, अब कानों को हाथ लगाएंगे और वो एक और मुआहिदे की नवीद सुना रहे हैं कि फिर पैसे लेने पड़ेंगे। और IMF ने पाकिस्तान के साथ किया क्या? मैं कहूंगा ना, फिर मुझे कोई ना कोई पकड़ लेगा, अंदर डाल देगा, कोई जो है वो कोई गंदी हरकत, फिर गलीद हरकत कोई ना कोई करेगा। तो मैं नजम सेठी के मुंह से आपको सुनाता हूं कि बात वही है और सच्ची बात है। नजम सेठी ने कहा है कि IMF ने जो पैसे पाकिस्तान को दिए हैं उन सब पर खुद ही पानी फेर दिया है। उसका रीजन पता क्या है? IMF ने पाकिस्तान को उन मुल्कों की लिस्ट में खड़ा कर दिया है जिन मुल्कों में कोई भी सरमायाकारी करना ही नहीं चाहता। यानी IMF ने पाकिस्तान को सोमालिया, शाम, इराक, अफगानिस्तान और यमन की लिस्ट के अंदर शामिल किया है। ये वो मुल्क है जिसके बारे में बाकायदा इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं बड़े और ताकतवर मुल्कों को और सरमायाकारों को कि ट्रैवल ना कर लेना गलती से। यहां पे उनकी लिस्ट में IMF ने पाकिस्तान को शामिल कर दिया और पैसे भी दे दिए। उन खर्च लो पैसे। ये पैसे हुक्मरानों की अय्याशियों के ऊपर खर्च हो जाएंगे और कोई इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान भी नहीं आएगा। IMF ने आप पे एहसान भी कर दिया, आपका मुंह भी बंद कर दिया, आपको जकड़ भी लिया और उसके बदले में हुआ ये कि उस पर पानी भी फेर दिया जो पैसा पाकिस्तान को दिया। कहां आएगा इन्वेस्टर उस मुल्क के अंदर जिसको आप यमन बना रहे हैं, सोमालिया बना रहे हैं, अफगानिस्तान बना रहे हैं, इराक बना रहे हैं। यानी उस सफ के अंदर आप खड़ा कर रहे हैं पाकिस्तान को। शाम, वहां पे किस तरह की खाना जंगी लगी हुई है। बहरहाल ये जो सारी चीजें हैं इनके ऊपर गौर करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान को जानबूझकर घेरा जा रहा है
इंडिया किस तरह के ताने दे रहा है, अमेरिका उन तमाम कंपनियों पर पाबंदियां लगा रहा है जो पाकिस्तान को हथियार बनाने में मदद फराम करती हैं मुबैना तौर पर। जब ये सारी चीजों को आप इकट्ठा करके देखते हैं तो देयर इज समथिंग, कुछ ना कुछ पकड़ा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन हम समझने के लिए और सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। हमारी समझ में एक ही बात आती है, इमरान खान को तुम दो बस। हमारी समझ में एक ही बात आती है, इसकी बीवी को इसको सांस नहीं लेने देना, पाकिस्तानियों के दिमाग से इमरान खान का नक्श मिटा दो किसी तरह, बस यही एक मिशन है हमारा, रह गया बाकी। मुल्क का चाहे भाड़ में जाए, कुछ भी हो जाए, मुल्क की किसी को फिक्र ही नहीं है। दहशतगर्दी वो बढ़ती जा रही है, महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बदअमनी है वो बढ़ती जा रही है, लोगों का एतमाद इस मुल्क के ऊपर खत्म होता चला जा रहा है। कोई चीज तो एक हो जो इस मुल्क में सही चल रही हो, कोई एक चीज हो जो इस मुल्क में इस वक्त कंट्रोल हो। यानी तोशा खाना के अंदर गाड़ियों वाले निकल गए, गड़ी वाला फंस गया। कौन यकीन करेगा इस कानून के ऊपर? और जब ये लाकानूनियत इस मुल्क के अंदर होगी तो कोई इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेगा। सारे हमारे जैसे पागल नहीं होते जो मुल्क के अंदर टिक के पक्के होकर बैठ जाते हैं कि ठीक है यार इधर ही बैठे मारो, बार बार मारो। सारे ऐसे नहीं होते। और मुल्क का सोच लें फॉर गॉड सेक। रोहिदास खान साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं। जाते जाते उनका जो आखिरी एक बड़ा स्टेटमेंट था वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान को जेल में रखना ऐसे है जैसे मोहम्मद अली जिन्ना को जेल में रखे। ना हिंदू ने जिन्ना को टच किया, ना अंग्रेज ने किया, ये जिन्ना के बराबर है। डेफिनेटली लोग बाहर निकले, अवाम ताकत है। रोहिदास खान ने यह कहा था। आप उसे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। बात करते हैं अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।